Hello students, today we are going to discuss a subtopic of a very important chapter, that is oscillation, and that subtopic is simple harmonic motion. Okay? Uh, this topic is very important. अगर आप देखिए नीट की बात करें या जेई की बात करें, दोनों के लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑसिलेशन की। ऑसिलेशन की जब भी हम बात करते हैं तो ऑसिलेशन जो होता है तो हमें याद आता है क्या? सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम याद आता है, ठीक है। सिंपल पेंडुलम क्या होता है? अगर हम बात करें तो हम एक मेटेलिक बॉब को किसी सीलिंग से हमने क्या कर दिया है? सस्पेंड कर दिया, ठीक है। इसका मास है स्मॉल एम, ठीक। और जिस थ्रेड से ये सस्पेंडेड है उसका लेंथ है एल, ठीक है। स्मॉल एम मास का बॉब और उसका लेंथ है एल। अभी जब ये मेटेलिक बॉब या फिर ये जो पूरा अरेंजमेंट है, यहाँ पर ये जो थ्रेड है जिससे हमने बॉब को बांध रखा है वो इनएक्सटेंसिबल है और मासलेस है, मतलब इसका मास भी निग्लिजिबल है और ये इसका लेंथ भी इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है, कांस्टेंट है। तो इस पोजीशन पर जब ये रेस्ट पर है तो इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं मीन पोजीशन। मीन पोजीशन बोला जाता है, ठीक है। मीन पोजीशन ये हो गया, ओके। अगर हम इसको यहाँ मीन पोजीशन से फोर्स लगाकर हल्का सा डिस्प्लेस कर देते हैं तो इसका जो स्टेट होगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये मीन पोजीशन के दोनों तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। मीन पोजीशन के दोनों तरफ मूव करता है, इधर भी मूव करता है और इस तरफ भी मूव करता है। तो जब मीन पोजीशन के एक तरफ दूसरी तरफ एक तरफ जाएगा और फिर दूसरी तरफ भी जाएगा, ठीक है। एक तरफ जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक जो ये मूव किया है, यहाँ से यहाँ तक मीन पोजीशन से लेकर तो जिस पॉइंट पर ये पहुँचा, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट है बी, ठीक है। एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। तो मीन पोजीशन से पॉइंट ए तक गया, फिर इसके बाद में मीन पोजीशन से पॉइंट बी तक गया, ठीक है, ओके। इतनी बात समझ में आ गई। तो जब ये ए पर गया तो ये ए पर गया तो ए जो है वो क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन है। ए इज एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। ये इस तरफ का एक्सट्रीम पोजीशन हो गया और बी भी क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन। दोनों ही क्या है? एक्सट्रीम पोजीशंस है, ठीक, ओके। तो एक्सट्रीम पोजीशन कौन सा पॉइंट होता है? जिसके आगे बॉब अब और ऊपर नहीं जाएगा, इसके ऊपर और ऊपर नहीं जाएगा। तो जिस पोजीशन से बेसिकली बॉब वापस मीन पोजीशन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है वो एक्सट्रीम पोजीशन होता है। तो ए और बी दोनों क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन है। तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का जो पाथ है या जो स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, स्ट्रेट पाथ, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। सो दिस इज एम्पलीट्यूड, है ना। तो ये एम्पलीट्यूड इस साइड भी है और इस साइड भी। इस साइड वाले एम्पलीट्यूड को हम लोग बोलेंगे, मान लेते हैं इसको हमने बोला कि यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है कैपिटल ए, दिस इज पॉजिटिव। तो दूसरे साइड वाले का जो मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसको माइनस ए मानेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो मीन पोजीशन से इधर एक्सट्रीम पोजीशन है और इस साइड भी एक्सट्रीम पोजीशन है। एक तरफ मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड होता है, दूसरी तरफ भी मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड होता है। एक तरफ के एम्पलीट्यूड को हम पॉजिटिव मानते हैं और दूसरी तरफ के एम्पलीट्यूड को हम नेगेटिव मानते हैं, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड बेसिकली यहाँ पर क्या है? जब भी कोई पार्टिकल ऑसिलेशन करेगा, तो मीन पोजीशन से मैक्सिमम उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा या मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन का जो डिस्टेंस है उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। तो मीन पोजीशन से इस तरफ जा रहा है तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं टू, है ना, और दूसरी तरफ आया तो इसको हम लोग नाम देते हैं फ्रो। तो मीन पोजीशन के दोनों तरफ जो मोशन होता है
ठीक है, एक को हम ट्रू टू बोलेंगे और दूसरे को क्या बोलते हैं, फ्रो। तो मीन पोजीशन के से टू एंड फ्रो मोशन जो भी कोई ऑब्जेक्ट करता है तो उस तरीके के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से बॉब इधर गया, ठीक है, एक डायरेक्शन में चला, फिर इसके बाद में जब ये दूसरी तरफ आया तो इसका मतलब ये है कि पहले तो इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन इस साइड था, लेकिन जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचा तो एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचेगा तो ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा, अपनी डायरेक्शन को किधर चेंज करेगा, अगेन टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो अब हमने मैकेनिक्स में पढ़ा है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है तो जिस डायरेक्शन में वो पहले चल रहा होता है जिस डायरेक्शन में वो पहले चल रहा होता है उस डायरेक्शन में उसका जो वेलोसिटी जब तक जीरो नहीं होगा तब तक वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब जब ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचा होगा तो यहाँ पर इसका वेलोसिटी जीरो हो गया होगा, यहाँ पर वेलोसिटी जीरो, ठीक है। तो जब ये यहाँ पर आएगा तो क्या यहाँ पर रुक जाएगा, नहीं रुकता, ये दूसरी तरफ जाता है, दूसरी तरफ जाएगा, दैट इज इस पॉइंट पर भी वेलोसिटी है, लेकिन इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी होती है जब ये मीन पोजीशन पर वापस आता है। फिर दूसरी तरफ गया तो यहाँ पर फिर से इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, ठीक है, ओके। अब देखो नॉर्मल केसेस में क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऑसिलेशन करेगा तो धीरे धीरे क्या होता है, ड्यू टू देखो जो हमारा एयर है, एयर क्या करेगा, एयर फोर्स लगाएगा, इसके मोशन का क्या करता है, अपोज करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एयर ड्रैग बोलते हैं, ठीक है ना। तो एयर ड्रैग की वजह से क्या होगा, इसका जो ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो लगातार कम होगा, ठीक है, एम्पलीट्यूड लगातार कम होता रहता है। तो इसका मतलब ये है कि जब अगर एम्पलीट्यूड कम हो रहा है तो एक ऑसिलेशन करने में जो टाइम पीरियड है वो भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है ना। तो देखो अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, एक तो ये एम्पलीट्यूड हो गया कि भाई मीन पोजीशन से मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है। इसके बाद में जब ये यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से वापस यहाँ पर आया और फिर यहाँ से वापस मीन पोजीशन पर गया, तो इसको बोलेंगे क्या हो रहा है, दिस इज व्हाट, इसको यहाँ पर बोलेंगे कि ये एक इसने एक चक्कर क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। तो एक चक्कर कंप्लीट करने को क्या बोलते हैं, वन ऑसिलेशन। तो वन ऑसिलेशन में जो भी टाइम लगा है उसको ये लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज टाइम रिक्वायर्ड to complete one revolution, okay, one oscillation, ठीक है, ओके। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो भी टाइम है उसको हम टाइम पीरियड बोलेंगे और इस टाइम पीरियड का जो यूनिट होता है वो सेकंड होता है, ठीक है। इसके बाद में एक और टर्म आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, मतलब एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है वो एक सेकंड में एक ही ऑसिलेशन कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, वन यूनिट। लेकिन और ऐसे और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जिनकी एक सेकंड में जो उन्होंने ऑसिलेशन किया वो क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो जिनका एक सेकंड में किया हुआ ऑसिलेशन ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, और जिसका एक सेकंड में किया हुआ ऑसिलेशन कम उसकी फ्रीक्वेंसी कम। मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है जो एक सेकंड में 10 बार 10 ऑसिलेशन कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 10 यूनिट्स होगी। एक ऑब्जेक्ट है जो एक सेकंड में एक ही बार ऑसिलेशन कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 1 यूनिट होगी। तो दैट मींस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक। तो अगर यहाँ पर एक ऑसिलेशन करने में टाइम कैपिटल टी लगा है तो फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल्स टू हो जाता है 1/t और इसका यूनिट होता है हर्ट्ज, ठीक है, ओके। तो ये तो कुछ बेसिक बातें हैं कि ऑसिलेशंस होता है, ठीक है ना, ओके। देखिए ऑसिलेशन, अब इस ऑसिलेशन में क्या है, टाइम पीरियड फिक्स नहीं है ना, टाइम पीरियड कुछ भी हो सकता है टाइम पीरियड वेरी करे, क्यों, क्योंकि एम्पलीट्यूड वेरी कर सकता है, क्योंकि एयर ड्रैग लग रहा है, ठीक है, क्योंकि मीडियम क्या कर रहा है, रेसिस्ट कर रहा है, तो इसको हम ऑसिलेशन बोलेंगे। अगर
कोई अगर यही पेंडुलम है और इसको हम वैक्यूम में लेकर जाए, मतलब वैक्यूम एक बॉक्स ले लें जिसकी सारी एयर हमने निकाली है और इस पेंडुलम को ऐसे थोड़ा सा डिस्प्लेस करके उस वैक्यूम के अंदर, वैक्यूम जो ऑसिलेटेड बॉक्स है उसके अंदर अगर रख देंगे तो वो क्या करेगा, ऑसिलेट करता रहेगा, क्योंकि अब इसका जो मोशन है उसको अपोज करने के लिए कोई दूसरा फोर्स वहाँ पर मौजूद नहीं है। तो इसका जो टाइम पीरियड होगा वो फिक्स हो जाएगा। जब टाइम पीरियड फिक्स होता है, ठीक है, तो जब टाइम पीरियड फिक्स होगा, व्हेन टाइम पीरियड इज फिक्स्ड, टाइम पीरियड इज फिक्स्ड, टाइम पीरियड किसका, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन अगर फिक्स्ड हुआ तो वो कहलाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है ना। देखो जब ये इधर जा रहा होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, तो रीस्टोरिंग फोर्स किधर लग रहा है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो जब ये ऊपर की इधर इस डायरेक्शन में जा रहा होगा तो रीस्टोरिंग फोर्स जो लगेगा वो किधर लगेगा, टुवर्ड्स मीन पोजीशन एफ, रीस्टोरिंग मान लो उसको, ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर है, अगर हम ध्यान से देखें तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इसके जस्ट अपोजिट होगा, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगा। कैसे, ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, ये एक्स का डायरेक्शन है, तो यानी जो रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, पार्टिकल को जो फोर्स उसकी मीन पोजीशन पर लेकर आ रहा है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट से अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में रीस्टोरिंग फोर्स लगता है। ठीक है, ओके, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता है। F is directly proportional to x, F is directly proportional to x, अगर F को हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो x को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव, तो हम ये लिखेंगे कि F is equals to, F is directly proportional to minus x, so F is equals to हो जाता है minus kx। ठीक है, बट ये जो इक्वेशन है, ये जो फोर्स है, ये कौन से मोशन में लग रहा है, एसएचएम में लग रहा है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में, ऑसिलेटरी मोशन में जो रिस्टोरिंग फोर्स लगता है उसका वैल्यू कितना है, F इज इक्वल टू माइनस kx। बट अगर हम बात करें कि ये जो फोर्स है, ये इसका एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो क्या है, तो इस फोर्स का जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है वो होता है F इज इक्वल टू माइनस kx टू द पावर n। ओके, kx टू द पावर n होगा, where n is equals to हम क्या लेंगे, n is equals to हम 1 3 5 7, ठीक, ऑड नंबर्स लेते हैं। ठीक है, ऑड नंबर्स लेते हैं, ठीक, तो ये वैल्यू होता है। तो जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है इसका वो किसके लिए होता है, n is equals to 1 के लिए। अगर हम n is equals to 1 रखते हैं तो हमें मिलता है F is equals to minus kx। ठीक है, सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स which is there in SHM के अंदर जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है रिस्टोरिंग फोर्स का वो F is equals to minus kx होता है। ठीक है, ओके, आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो मतलब वही फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स होता है SHM में जो F is equals to minus kx to the power n को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ओके, तो आई होप आपको जो बेसिक बात है सिंपल हार्मोनिक मोशन की वो समझ में आ गई होगी। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसके तो इस पर और थोड़ा डिस्कशन करेंगे। मान लेते हैं कि एक पार्टिकल है, ठीक, एक पार्टिकल है यहाँ पर, ये पार्टिकल का मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन। ठीक है, तो पार्टिकल क्या कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन में मान लेता हूँ कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। तो जब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा तो मान लेते हैं एक पॉइंट ए है जो कि एक्सट्रीम पोजीशन है और दूसरी तरफ एक दूसरा पॉइंट है, पॉइंट बी, और ये भी क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन है। अब ये पार्टिकल इन दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस के बीच में ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है ना, तो किसी भी टाइम टी पर, किसी भी टाइम टी पर मान लेते हैं पार्टिकल यहाँ पर है। ठीक है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन तो इधर हो गया और जो फोर्स का डायरेक्शन है वो इधर हो गया। ठीक है ना, तो इस फोर्स की वजह से इसको क्या मिल रहा है, एक्सीलरेशन मिल रहा है। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि जो रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है F इज इक्वल्स टू माइनस kx। ठीक, और ये इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसको एक्सीलरेशन मिल रहा है किधर की तरफ जाने के लिए, टुवर्ड्स मीन पोजीशन।
तो जब भी कोई पार्टिकल एसएचएम करता है तो जो उसके एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होता है इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ये बात हमको ध्यान रखनी है कि जो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होगा वो हमेशा किधर रहेगा, मीन पोजीशन की तरफ रहेगा। तो F इज माइनस के एक्स हो गया। और फ्रॉम न्यूटन्स लॉ हम जानते हैं कि F इज क्या होता है, m इंटू ए होता। तो m इंटू ए इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। ओके फाइन। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस के डिवाइड बाई m इंटू एक्स हुआ। ओके तो ये हो गया a इज इक्वल्स टू माइनस के डिवाइड बाई m इंटू एक्स। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक हमने बहुत बार पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग कि जो टाइम पीरियड होता है एसएचएम में वो t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट f बाई k होता है। ठीक है ना। तो अगर हम कोई भी पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, t इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 2 पाई बाई ओमेगा, है ना। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट के बाई एम। ठीक, तो दिस मीन्स ओमेगा का जो वैल्यू है वो क्या है, अंडर रूट के बाई एम है। तो यहाँ पर के बाई एम दिया हुआ तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बाई एम हो जाएगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई। टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के होता है, लेकिन जो फॉर्मूला है टाइम पीरियड का वो क्या है, 2 पाई डिवाइड बाई ओमेगा। ठीक है, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इज इक्वल टू के बाई एम। ठीक, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम। ठीक, तो यानी कि a इज इक्वल टू होगा माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर x। सो दिस a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x। ठीक है, तो एक्सीलरेशन इन एसएचएम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक्सीलरेशन का डायरेक्शन वही होगा जो डायरेक्शन क्या होगा, एक्सीलरेशन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन या इज ऑलवेज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, एक्सीलरेशन लगेगा। सो दिस इज a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस x। तो अगर हम a और x के बीच में ग्राफ खींचते हैं, अगर हमने a और x के बीच में ग्राफ खींचा, ठीक है, देखते हैं ग्राफ खींच के देखते हैं क्या मिलेगा। अगर हम a और x के बीच में ग्राफ खींचे, ठीक है, तो ये मान लेते हैं हमारा x हो गया और ये वाला है a है, तो ये प्लस है, ये प्लस x और इधर माइनस x और इधर माइनस a। ठीक है ना। तो a इज माइनस x, मतलब जब x माइनस में होगा तो x जब माइनस में होगा तो एक्सीलरेशन क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन यहाँ पर हमें मिल सकता है और x माइनस यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, तो ये माइनस x वाला पॉइंट और ये पॉजिटिव एक्सीलरेशन वाला पॉइंट। ठीक, उसी तरीके से अगर x पॉजिटिव होगा तो एक्सीलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव एक्सीलरेशन वाला एक्सिस ये है, मान लीजिए ये नेगेटिव एक्सीलरेशन हो गया और ये पॉजिटिव एक्स हो गया। तो एक पॉइंट हमें यहाँ मिल गया, तो दोनों पॉइंट्स को हम मिला देते हैं। तो ये ग्राफ मिल गया हमें, किसके बीच का ग्राफ है ये, तो ये है एक्सीलरेशन और x के बीच का ग्राफ, मतलब एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ये ग्राफ है। ठीक है, ओके, समझ में आ गई। तो ऐसे होता है। तो इस तरीके से हमें ये समझ में आया कि एसएचएम में एक्सीलरेशन जो होगा इट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, या रीस्टोरिंग फोर्स जो लगेगा इट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा उस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, रीस्टोरिंग फोर्स लगता है, एक्सीलरेशन भी। और इसका जो डायरेक्शन होगा एक्सीलरेशन का इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अगर हम पिछले स्लाइड में जाते हैं तो पिछले स्लाइड में हमने क्या देखा कि जब इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस साइड तो एक्सीलरेशन किधर लगेगा, इधर। ठीक, और जब ये इस साइड आ गया तो डिस्प्लेसमेंट किधर, इस साइड हो रहा, तो एक्सीलरेशन इधर। तो इसका मतलब यहाँ से दिख रहा है कि जो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन है इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ठीक है, ओके, हाँ, तो इतनी बात हमें समझ में आ गई। ओके, अब अगर हम आगे की बात करें कि हमने एक्सीलरेशन में तो रिलेशन निकाल लिया कि एसएचएम में जो एक्सीलरेशन होता है, एसएचएम के अंदर जो एक्सीलरेशन होता है वो क्या होता है, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसको हम बाद में इक्वेशन के थ्रू भी देखेंगे कि ये कैसे आएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए हमें ये मिल गया। ठीक, चलिए तो फिर आगे की बात करते हैं। चलिए बात करते हैं वेलोसिटी इन एसएचएम।
एसएचएम के अंदर हमें क्या करना है, वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। ठीक, ओके, चलिए देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल का मास है m, ठीक, और ये वाला जो पोजीशन है ये इसका मेन पोजीशन है। मेन पोजीशन से ये इधर जाता है, ये हो गया A2, और इधर जाएगा, ये हो जाएगा B, ठीक है, A और B, ठीक, ओके। तो मान लेते हैं पार्टिकल जो है यहाँ से यहाँ गया, A पर गया, एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच गया, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी एट A इज 0। अब ये एक्सट्रीम पोजीशन से वापस आ रहा है, ठीक है, कौन सा केस है, जब ये पार्टिकल जो है एक्सट्रीम पोजीशन से किधर आ रहा है, वापस आ रहा है। तो जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा, जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा, when t is equals to t1 is equals to 0, जब t1 0 है तो पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर है और इसका मीन पोजीशन से डिस्टेंस कितना है, या सेपरेशन कितना है, a है, ठीक। नेक्स्ट सिचुएशन में क्या होगा, यही सेम पार्टिकल है, ये इसका मीन पोजीशन हो गया, ठीक। अब ये एक्सट्रीम पोजीशन पर नहीं रहा, एक्सट्रीम पोजीशन की जगह पर किसी रैंडम पोजीशन पर आ गया है, जिसका मीन पोजीशन से जो डिस्टेंस है वो क्या है, मीन पोजीशन से डिस्टेंस है x, ठीक है। ये पार्टिकल यहाँ पर आ गया, when t2 is equals to t, जब t2 t था तो पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से कहाँ पर आ गया, इस पोजीशन पर आ जाता है, मान लेते हैं ये पोजीशन है a डैश पर आ गया, और a डैश का मीन पोजीशन से डिस्टेंस कितना है, x है, ठीक है। तो t इज इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल कहाँ पर है, एक्सट्रीम पोजीशन पर, और t इज इक्वल्स टू t पर पार्टिकल कहाँ पर आ जाता है, जो है हमारा एक किसी रैंडम पोजीशन पर आ जाता है, मान लेते हैं a डैश, और उसका मीन पोजीशन से डिस्टेंस है कितना, x। और यहाँ पर वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी एट a डैश इज इक्वल्स टू क्या है, b, ऐसा हमने क्या कर लिया है, मान लिया है, ठीक है। अब अगेन पहले हमने क्या प्रूव किया कि एक्सीलरेशन और जो अपना डिस्प्लेसमेंट है उसमें क्या रिलेशन होता है, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू होता है माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो क्या इस एक्सीलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम मैकेनिक्स काइनेमेटिक्स से a इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं v dv डिवाइड बाय dx, ये लिखा जा सकता है, ठीक है। a इज इक्वल्स टू v dv डिवाइड बाय dx हम लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, ठीक, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा v dv डिवाइड बाय dx इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, ठीक है। तो v dv इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x और dx हो गया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेंगे। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक लेना है, when t इज इक्वल्स टू 0 वेलोसिटी क्या है, 0, तो t1 इज इक्वल्स टू 0 पर वेलोसिटी जो है वो 0 है, v एट a, ठीक है ना। और t2 इज इक्वल्स टू t पर, t2 इज इक्वल्स टू t पर जो वेलोसिटी है v a डैश वो क्या है, v है, ठीक। इंटीग्रेट कर दो, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x dx का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो उसी तरीके से v dv का इंटीग्रेशन होगा v स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ठीक है, v स्क्वायर डिवाइड बाय 2, और 0 से v ले लिया, ठीक। और यहाँ पर माइनस ओमेगा स्क्वायर है, x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे तो x स्क्वायर डिवाइड बाय 2, और लिमिट आएगा 0 से b। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर लिमिट टाइम में नहीं लेना क्योंकि वेरिएबल हमारा किस में है, x में है, ठीक है, वेरिएबल x में है, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। वेरिएबल x में है तो हम जो लिमिट लेंगे वो t1 t2 नहीं लेंगे, लिमिट हमें लेनी है, क्या लेनी है, लिमिट हमें लेनी है। पहले जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पर था तो इसका पोजीशन मीन पोजीशन से कितना दूर था, ये a था, फिर जब ये a डैश पर पहुंचा तो कितना दूर हो गया, ये x हो गया। तो यहाँ पर जो है इसको हटा देते हैं और इसको सही कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक। तो ये हो गया क्या, ये हो गया a से x, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। अब क्या करते हैं, आगे देखते हैं क्या करते हैं। अब इसमें वैल्यूज रख देते हैं, जो भी हमने लिमिट लगाई वो रख देते हैं। तो ये हो गया b स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लेंगे तो x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस a स्क्वायर डिवाइड बाई 2, माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दो तो v स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बचेगा क्या, ओमेगा स्क्वायर
और इधर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड दिस डिवाइड बाई 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो दिस इज जो लास्ट में हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा बाहर आ गया। सो वेलोसिटी व्हाट वी विल गेट इज ओमेगा बाहर आ गया तो अंदर बचा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सॉरी माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस जब हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, देखिए माइनस हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में क्या आया, ओमेगा आया। सो दिस इज द वेलोसिटी इन एसएचएम। ये एसएचएम में वेलोसिटी आ गया। ठीक, ओके। तो जब हमें एसएचएम में वेलोसिटी मिल गया है तो हम क्या कर सकते हैं, एसएचएम के अंदर हम इक्वेशन ऑफ एसएचएम मतलब डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक, आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर हम क्या कहते हैं वेलोसिटी और एक्स में हमें क्या करना है, ग्राफ खींचना है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो वैल्यू आया था हमारा, ये वाला जो वैल्यू है इसको स्क्वायर कर दो। तो मतलब पहले भी स्क्वायर कर चुके हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर। अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना, इतना हो गया। अब हम क्या करें, ये एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को उठा के लिखो तो बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हम इस वाले टर्म को इन दोनों में से डिवाइड कर देंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। देखो ये वाले टर्म को इससे डिवाइड करो तो v स्क्वायर डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, ओके। तो यहाँ से अगर देखा जाए, यहाँ से अगर हम देखें तो v स्क्वायर डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर है और यहाँ से ओमेगा स्क्वायर इज कैंसिल आउट बाई ओमेगा स्क्वायर। तो हमें क्या इक्वेशन मिला, v स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस x स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये किसी ज्योमेट्रिक शेप का इक्वेशन है। तो ये अगर देखा जाए तो ये है इक्वेशन ऑफ इक्लिप्स, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अगर हम ग्राफ खींचेंगे v और x में तो इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। ठीक है, v और x में हमने ग्राफ खींचना तो हमने ये मान लिया x एक्सिस, ये मान लिया वेलोसिटी एक्सिस। ठीक, ये है वेलोसिटी और ये है x, ये प्लस v और इधर होगा माइनस v। तो ये इस तरीके से कुछ हमें ग्राफ मिलेगा। ठीक, तो v के साथ में क्या है देखा जाए तो v के साथ में है a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस a ओमेगा और इधर हो जाएगा माइनस a ओमेगा, ये वाली लेंथ। ठीक है, और ये वाली लेंथ क्या होगी, प्लस a और इधर क्या होगा, माइनस a। ठीक है, तो आई होप ये जो मैंने आपको बताया यहाँ पर एसएचएम और वेलोसिटी इन एसएचएम और एक्सीलरेशन इन एसएचएम आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।